आज हम जिस मामले की डिटेल में जाने वाले हैं वो किसी हॉलीवुड एक्शन थ्रिलर की स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये पूरी तरह से सच है। हम बात कर रहे हैं एक बेहद हाई स्टेक कैट एंड माउस गेम की, जो एक टेक सेवी आपराधिक गिरोह और सूरत क्राइम ब्रांच के बीच खेला गया। ये कोई मामूली चोरी नहीं थी, इसमें सिर्फ 13 मिनट के अंदर हुई एक बहुत बड़ी लूट, जेल की सलाखों के पीछे बैठा एक मास्टरमाइंड और एक गांव के खेत में हुई ताबड़तोड़ पुलिस मुठभेड़ शामिल है। इस पूरे केस की परतें इतनी हैरान करने वाली हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के समय में अपराध कितना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। तो चलिए सीधे उस रोंगटे खड़े कर देने वाले पल पर चलते हैं जो इस पूरे ड्रामे का क्लाइमैक्स था। जरा इमेजिन कीजिए, सूरत के ग्रामीण इलाके कन्यासी गांव का एक सन्नाटे भरा खेत। पुलिस एक आरोपी शुभम को लेकर वहां पहुंची है, जिसने कबूल किया था कि उसने लूट में इस्तेमाल हुई पिस्तौल और मोबाइल एक नाले के पास छिपाए हैं। टीम सबूत तलाशी रही थी कि तभी आरोपी ने मौका पाकर अचानक एक पुलिसकर्मी से पिस्तौल छीन ली और सीधे जांच टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। वहां मौजूद एसीपी किरण मोदी को अपनी जान बचाने और स्थिति को काबू में करने के लिए तुरंत जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। बिल्कुल किसी फिल्म के सीन जैसा, है ना? लेकिन ये असल जिंदगी का खतरा था जिसका पुलिस सामना कर रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि बात इस एनकाउंटर तक पहुंची कैसे, तो चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं और उस इंसिडेंट पर चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। तारीख थी 27 अप्रैल 2026। जगह सूरत के वराछा इलाके की एक एसबीआई बैंक ब्रांच। वहां से जो रकम लूटी गई वो थी पूरे 50 लाख रुपए। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में इस गैंग को लगे सिर्फ और सिर्फ 13 मिनट। जी हाँ, केवल 13 मिनट में 50 लाख गायब। ये कोई जल्दबाजी में किया गया काम नहीं था, बल्कि एक मास्टर क्लास लेवल की प्लानिंग थी। और पता है, ये सूरत वाली बैंक डकैती उनका पहला बड़ा कारनामा बिल्कुल नहीं था। इससे पहले यही गैंग देहरादून में रिलायंस ज्वेलरी से पूरे 12 करोड़ रुपए की डकैती कर चुका था। मतलब हम यहाँ किन्हीं छोटे मोटे पॉकेट मारों की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक बेहद खतरनाक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट था, जो देश के अलग अलग हिस्सों में बिना किसी डर के करोड़ों की वारदातों को अंजाम दे रहा था। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। इतने बड़े क्रिमिनल सिंडिकेट का मास्टरमाइंड आखिर छिपा कहाँ था? किसी सेफ हाउस में? जी नहीं, इस मास्टरमाइंड का नाम है कुंदन कुमार उर्फ कुंदन भगत, और वो बिहार के पटना में मौजूद आदर्श सेंट्रल जेल ब्यूर की सलाखों के पीछे बंद था। लिटरली एक कैदी बिना अपनी सेल से एक कदम बाहर निकाले वो आराम से सूरत और देहरादून में इतनी बड़ी अंतरराज्यीय डकैतियां ऑपरेट कर रहा था। जेल के अंदर बैठकर पूरा गैंग चलाना, ये हमारी सिस्टम की सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि सूरत क्राइम ब्रांच ने इस डिजिटल ट्रेल को आखिर ट्रैक कैसे किया? चलिए देखते हैं। जांच की स्पीड एकदम बुलेट ट्रेन जैसी थी। वारदात के ठीक एक दिन बाद यानी डे 1 पर ही पुलिस को वो एस्केप बाइक एक खेत में लावारिस मिल गई। ये पहली बड़ी लीड थी। फिर पहले हफ्ते में सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि 7 आरोपी उधना के एक छोटे से कमरे में किराए पर रह रहे थे। दूसरे हफ्ते में खुलासा हुआ कि मकान मालिक को जो आधार कार्ड दिया गया था वो 100% फर्जी था। लेकिन पुलिस हार मानने वाली नहीं थी। तीसरे हफ्ते तक आते आते उन्होंने 3 संदिग्ध मोबाइल नंबर्स का फुटप्रिंट सीधे उत्तर प्रदेश तक ट्रैक कर लिया। इस गैंग ने अपना ग्राउंड वर्क कितनी बारीकी से किया था, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। डकैती से करीब 1 महीने पहले ही ये लोग सूरत आ गए थे। बोटैनिकल गार्डन के पास ओगाट गांव के भरवाड़ वास में कमरा लिया, फर्जी आधार कार्ड दिया, एडवांस किराया भी दे दिया। लेकिन उनकी असली चालाकी ये थी कि लूट वाले दिन से पूरे 10 दिन पहले यानी 17 अप्रैल को ही उन्होंने वो कमरा खाली कर दिया था, ताकि जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेट करते हुए वहां पहुंचे उनका कोई भी फ्रेश सुराग वहां बचे ही ना। और बात सिर्फ फर्जी आईडी तक ही सीमित नहीं थी। पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपी विकास सिंह ने डिजिटल दुनिया का भरपूर फायदा उठाया। उनके फोन्स में लोकेशन स्पूफिंग सॉफ्टवेयर था। मतलब अगर वो सूरत में है तो जीपीएस पर उनकी लोकेशन कहीं और की दिखती थी। नॉर्मल फोन कॉल्स तो वो करते ही नहीं थे, सारी बातचीत सिर्फ इंटरनेट कॉल्स के जरिए होती थी। इस तरह की एडवांस डिजिटल मास्किंग को भेदना किसी भी पुलिस फोर्स के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। लेकिन तकनीक चाहे कितनी भी एडवांस हो, पुलिस के अनुभव और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आगे सब फेल। सूरत पुलिस ने मोबाइल सिग्नल्स का पीछा किया और यूपी के रायबरेली पहुंच गई। वहां विकास सिंह की एक जूते चप्पल की दुकान थी। पुलिस ने सीधे धावा नहीं बोला, वो अंडर कवर हुए ग्राहक बनकर उसकी दुकान पर गए और वहां से खरीदारी तक की। फिर उन्होंने चुपचाप विकास का पीछा किया और उसे गोंडा से अरेस्ट कर दिया।
जब उससे पूछताछ हुई तो पता चला कि दूसरा मुख्य आरोपी शुभम अयोध्या में एक महंत के घर में छिपा बैठा है। पुलिस ने तुरंत वहां दबिश दी और उसे भी धर दबोचा, एकदम फास्ट पेस थ्रिलर की तरह। और अब हमारी कहानी के तार वापस वहीं जुड़ते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। शुभम और विकास को अरेस्ट करके सूरत लाया गया। अदालत से 7 दिन की पुलिस रिमांड मिली। इसी रिमांड के दौरान शुभम ने वो राज उगला कि उसने पिस्तौल और मोबाइल कन्यासी गांव के एक नाले के पास छिपाए हैं। और यही वो सटीक वजह थी कि क्राइम ब्रांच की टीम उसे लेकर उस ग्रामीण इलाके में गई थी, जिसके तुरंत बाद वो खतरनाक शूटआउट हुआ जिसका जिक्र हमने सबसे पहले किया था। कैसे सारी कड़ियां आपस में जुड़ गई है ना। ये पूरा केस सुलझ तो गया, लेकिन जाते जाते एक बहुत ही गंभीर सवाल छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर एक मास्टरमाइंड जेल की मजबूत सलाखों के पीछे बैठकर डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से अलग अलग राज्यों में करोड़ों रुपए की डकैतियों को इतनी आसानी से अंजाम दे सकता है, तो हमारे लोकल बैंकों का इंफ्रास्ट्रक्चर असल में कितना सुरक्षित है? क्या हमारे आज के सिक्योरिटी सिस्टम्स इन हाईटेक और ऑर्गेनाइज्ड अपराधियों से निपटने के लिए सच में तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।